नमस्कार मित्रों, आपका तथागत सिविल सर्विसेज क्लास में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर एक नए विषय को प्रारंभ कर रहे हैं जो मुख्य रूप से हिंदी व्याकरण से संबंधित पूरा का पूरा विषय है। अर्थात तो उसमें जो भी पेपर आते हैं, जिस तरह के पेपर आते हैं उसी से संबंधित, खासतौर से हिंदी व्याकरण से संबंधित, बाकी हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ नहीं। क्योंकि ये जो पूरी क्लासेस होंगी हिंदी की, वो जितना भी हमारा आईएएस और पीसीएस की जो मुख्य परीक्षाएं हैं उसमें जो एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में हिंदी स्थापित है, खासतौर से उत्तर भारतीय जो पीसीएस परीक्षाएं हैं और हमारी यूपीएससी की परीक्षा है उसके लिए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में जो आरओ और एआरओ की परीक्षा होती है तो उसमें हिंदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। लोअर पीसीएस की जो परीक्षा होती है उसमें भी मुख्य परीक्षा में खास तौर से बहुत बड़ा रोल है। लेखपाल की परीक्षा हो सकती है या अन्य जैसे यूपी ट्रिपल एससी की बहुत सारी परीक्षाएं हैं। इसके साथ ही अन्य राज्यों की जो ऐसे जो वनडे एग्जाम्स हैं उन सभी को एक साथ समाहित करते हुए हम लोग इस पूरी क्लास को पढ़ेंगे। साथ में हिंदी से संबंधित साहित्यिक स्वरूप हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, केवल हिंदी व्याकरण से संबंधित जो हमारा स्वरूप है, हमारा सिलेबस है, उसको पढ़ेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं कि कैसा क्या है। सबसे पहले हम हिंदी और भाषा का परिचय समझ लें कि क्या भाषा होती है और क्या हिंदी है, या इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका स्वरूप कैसे निर्मित हुआ है, इन सभी की क्रमशः हम बातें समझ लें। देखिए, भाषा क्या है। भाषा की बात करें तो अगर हम उसका औपचारिक स्वरूप देखते हैं तो भाषा भास धातु से बनी हुई है, जिसका अर्थ होता है, जिसका जो स्वरूप है वो है भास व्यक्तायाम वाची, अर्थात जिसके अपने अभिव्यक्ति की जा सकती है, अपनी बातों को दूसरों के सामने कहीं ना कहीं अभिव्यक्त किया जा सकता है, अपनी बातों को प्रेजेंट किया जा सकता है, वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। कई तरह से स्वरूप हो सकता है, अर्थात एक तरह से हम इसको ये मान के चलें कि भाषा वो है जो, या भाषा ऐसी ध्वनि चिन्ह है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी बातों को दूसरे के सामने रखता है, बताता है, बोलता है और सामने वाला उन ध्वनियों को, उन वर्णों को सुनकर समझ लेता है कि उसके द्वारा क्या कहा गया है। वही जो भाषा है, वही जो स्वरूप है, वो ये है, ऐसा ही है। अर्थात भास व्यक्तायाम वाची, अर्थात अपनी बातों को दूसरों के सामने व्यक्त करने का सबसे अच्छा माध्यम जो है वो भाषा ही है। इसी तरह कवि दंडी, भारत के बड़े प्रसिद्ध कवि दंडी हुए, उन्होंने अपने काव्यादर्श में लिखा है भाषा को लेकर, इद मंधन्तवा कृत्यस्ना जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दाहत्यम ज्योति संसारम ना दीप्यते, अर्थात यह संपूर्ण भुवन अंधकारमय हो जाता यदि संसार में शब्द स्वरूप ज्योति भाषा न होती। क्योंकि हम कुछ किसी से कह ही नहीं सकते, चाहे हमारी भाषाएं हैं, हम भी बोलते हैं, हम भी अपने शब्दों का उच्चारण करते हैं। पशु पक्षियों की अपनी एक सांकेतिक भाषा होती है जो वो उनके द्वारा प्रेजेंट की जाती है। तो भाषा का ऐसा स्वरूप है, अगर ऐसा भाषा न होती तो यह संसार अंधकारमय होता। इसी तरह प्रसिद्ध राइटर हैं, भाषा विज्ञान शास्त्री A.H. गार्डनर कहते हैं, द कॉमन डिफिनीशन ऑफ स्पीच is the use of articulated sound symbols for the expression of thought, अर्थात अपने विचारों को, अपनी बातों को प्रेजेंट करने के लिए सबसे बेहतरीन जो साउंड सिंबल्स हैं वो ही भाषा है। तो भाषा एक व्यवहारिक स्थिति यही है कि हम जिसके माध्यम से अपनी बातों को उच्चारित करते हैं वह भाषा कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, भाषा क्या है, भाषा का स्वरूप क्या है। भास धातु से बना हुआ शब्द है, ये भाषा का स्वरूप कहलाता है। यदि हम लिपि की बात करें कि लिपि क्या है, तो भाषा तो हम व्यक्त करने की बात करते हैं, मुंह से बोले, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। लेकिन अगर किसी चीज को हमको स्वरूप दर्शाना है, लिखना है, लिखने का जो माध्यम है, तो वो क्या होगा? वो कोई ना कोई चिन्ह होंगे, कोई ना कोई ध्वनि संकेत होंगे जो हम देखकर समझ जाएं कि ये है। जैसे मैंने ये कुछ लिखा हुआ है तो आप इसको पढ़ पा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये कोई ना कोई चिन्ह है,
ये जा बना है, ये ना बना है, ये भा बना है। तो ये सब क्या है, ये क्या है, संकेत। यही चिन्ह, यही संकेत जो होते हैं, जो कहीं ना कहीं भाषा को लिपिबद्ध करते हैं या भाषा को लिखने में सहायक होते हैं, भाषा के निर्माण में सहायक होते हैं, वो लिपियां कहलाती हैं, स्क्रिप्ट कहलाती हैं। ये सब देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी गई है। ये देवनागरी लिपि के चिन्ह हैं सारे के सारे, जो हिंदी भाषा के अंतर्गत हैं। इसके अतिरिक्त दुनिया में बहुत सारी लिपियां हैं। बहुत सारी लिपियों में देवनागरी है। ब्राह्मी दुनिया की सबसे प्राचीनतम लिपि में से एक ब्राह्मी है, देवनागरी है, खरोष्टी है जो मध्य एशियाई लिपि थी, लैटिन है, ग्रीक है जो प्राचीन यूरोपीय या यूनानी लिपि है। इसी तरह आपकी अरबी है, यूनानी है, कई तरह की लिपियां हैं जो कुछ दाहिने तरफ से प्रारंभ करके लिखी जाती हैं, कुछ बाएं तरफ से प्रारंभ करके लिखी जाती हैं। जैसे हिंदी है, तो हिंदी हम हमेशा बाईं तरफ से लिखना प्रारंभ करते हैं, लेकिन उर्दू है, उर्दू हमेशा दाईं तरफ से प्रारंभ की जाती है। तो ये लिपि लिखने का, लिपि का अपना एक क्रम है, उसकी एक व्यवस्था है पूरी की पूरी। ब्राह्मी लिपि की अगर हम बात करते हैं कि ब्राह्मी क्या है, अभी यहाँ पर हम लिपियों में ब्राह्मी की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ब्राह्मी की जो उत्पत्ति की बात करें कि ब्राह्मी कब से प्रारंभ हो सकती है, तो इसको ऐसे मान के चलिए लगभग 500 से 600 ईसा पूर्व के आसपास, 500 से लेकर 300 ईसा पूर्व के आसपास ये कभी प्रारंभ हुई होगी। क्योंकि कारण ये है, जैसा हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते, कई विद्वान तो इसे 1500 ईसा पूर्व से लेकर भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद जो है वो दुनिया के सबसे पहले स्क्रिप्ट आधारित बुक है, या सबसे पहले लिखी गई कोई संरचना है, खासतौर से भारतीय क्षेत्रों में। तो ये जो संरचना है, ये जो पुस्तक है ऋग्वेद की, ये कहीं ना कहीं जो लिखी गई वो पहले तो श्रुति पद्धति पर आई, तो श्रुति पद्धति से हजारों साल चलती रही, लेकिन लिपिबद्ध जो की गई वो लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास की गई। तो हम एग्जैक्ट नहीं ले सकते हैं कि कब, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये 500 से 300 या 1500 से 300 ईसा पूर्व के आसपास विकसित हुई कहीं ना कहीं संरचना थी। अगर हम आज के समय में ब्राह्मी की बात करें तो ब्राह्मी की हमें 2 प्रकार की शैलियां मिलती हैं। 2 प्रकार की शैलियों का मतलब ये है कि एक शैली जिसे हम दक्षिणी शैली कहते हैं, जिसमें 6 प्रमुख भाषाएं हैं। 6 प्रमुख भाषाओं में आपकी तेलुगु है, तेलुगु के साथ ही कन्नड़ भी शामिल होती है। दूसरी आपकी तमिल है, तीसरी आपकी ग्रंथ है, चौथी आपकी कलिंग लिपि है, 5वीं आपकी जो है वो मध्य देशीय लिपि है, और 6ठी जो आपकी है वो पश्चिमी देशीय लिपि है। तो दक्षिण शैली में ये भाग मिलते हैं, और दूसरा इसका भाग है उत्तरी शैली का। उत्तरी शैली में हमको 4 भाषाएं मिलती हैं ब्राह्मी के अंतर्गत। उत्तरी शैली में 4 प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं, ध्यान रखिएगा। एक है गुप्त भाषाएं, नहीं, उत्तरी शैली की 4 प्रमुख लिपियां, ये भी लिपियां, 6 लिपियां, और ये 6 लिपियां, ये भाषाएं नहीं, ये लिपियां, माफ कीजिएगा, भाषा नहीं, लिपि। गुप्त लिपि, शारदा लिपि, कुटिल लिपि, और जो चौथी है आपकी वो है प्राचीन नागरी लिपि। तो ये 4 प्रमुख लिपियां उत्तरी ब्राह्मी लिपि में आती हैं, और 6 प्रमुख लिपियां जो हैं वो दक्षिणी शैली के अंतर्गत आती हैं। तो ब्राह्मी का ये स्वरूप है, ये ब्राह्मी का ही स्वरूप है। अगर आपसे प्रश्न ये पूछता है कि तेलुगु और कन्नड़ किस भाषा में, किस लिपि में लिखी जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों भी ब्राह्मी में है। तमिल भी ब्राह्मी में है, कलिंग की उड़िया है, ये भी ब्राह्मी में है। भारत के मध्य क्षेत्रों में या पश्चिमी क्षेत्रों में कई सारी जो स्थानीय भाषाएं या बोलियां बोली जाती हैं, वो जो लिपियां हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी के अंतर्गत, ब्राह्मी के अंतर्गत ही आती हैं। गुप्त खासतौर से जैसे उत्तर भारत में है, जैसे अपभ्रंश हो गई, पाली प्राकृत हो गई, शारदा, कुटिल, प्राचीन नागरी, ये सब इन्हीं के अंतर्गत आने वाली भाषाएं हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ब्राह्मी का अपना ये स्वरूप है सारा का सारा। ब्राह्मी से ही एक नए स्वरूप बना जिसे हम कहते हैं देवनागरी। देवनागरी को समझ लीजिए क्या है, देवनागरी लिपि। देवनागरी का अगर हम
निर्माण या समय माने प्रमुख रूप से खासतौर से 10वीं शताब्दी के आसपास जो है इसका कहीं ना कहीं बड़ी अच्छे ढंग से इसका प्रारंभ हो गया था, क्योंकि ये जो सारा का सारा स्वरूप हमको मिलता है वो ब्राह्मी की जो उत्तरी शैली की गुप्त और कुटिल लिपि है, उन्हीं की सहायता से, अर्थात गुप्त और कुटिल लिपि से, इसमें हम ये शारदा को भी जोड़ दें तो क्योंकि प्राचीनतम स्वरूप अब बचा नहीं इन सभी का, ये सब लगभग समाप्त हो गया, तो इन तीनों के जो चिन्ह है वो एक साथ समाहित हो गए, वो सब जाकर बन गए देवनागरी। तो ये ध्यान रखिएगा, देवनागरी का निर्माण जो है वो गुप्त, कुटिल, शारदा या इन्हीं जो लिपियां हैं उन्हीं की विस्तार से, उन्हीं के जो लगातार सीधे सीधे विकास होता चला गया, उन्हीं से निर्मित हुआ है। तो ये देवनागरी है, और हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके बाद दूसरा प्रश्न बनता है कि विश्व स्तर पर भाषा परिवार कितने हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब हम विश्व स्तर पर भाषा परिवारों की बात करते हैं तो हम इसका कोई संख्या निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि विश्व स्तर पर कितने भाषा परिवार हैं। कुछ विद्वान, खासतौर से यूरोपीय विद्वान, कहते हैं कि 100 भाषा परिवार हैं, कुछ भारतीय विद्वान कहते हैं 10 भाषा परिवार हैं, तो ये भी स्थिति है। लेकिन सबसे ज्यादा सटीक जो माना जाता है वो भाषाविद देवेंद्र नाथ शर्मा का माना जाता है, डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा का। डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा कहते हैं कि कुल मिलाकर 18 भाषा परिवार है, ध्यान रखिएगा 18 भाषा परिवार है। ये देवेंद्र नाथ शर्मा का है, और सबसे ज्यादा, चाहे वो भारत हो चाहे यूरोप का क्षेत्र हो, सभी जगह जो सबसे ज्यादा माना जाता है भाषाओं के अध्ययन की स्थिति में, ये है फिलोलॉजी, जिसे हम कहें फिलोलॉजी या भाषा विज्ञान की स्थिति में सबसे ज्यादा जो मान संख्या है वो है 18। मान संख्या 18 होने का तात्पर्य है कि हमको इसमें कई प्रकार की भाषाओं की परिवारों की स्थिति मिलती है, और इन्हीं भाषा परिवारों की स्थिति में उन पर नहीं जाते, जैसे भारोपीय भाषा परिवार है, अमेरिकन भाषा परिवार है, अफ्रीकन भाषा परिवार है, ऑस्ट्रेलियन भाषा परिवार है, तो इनके भीतर कई सारे भाषा परिवार है। जैसे हम भारोपीय भाषा परिवार की बात करें तो भारतीय भाषाएं हो गई, जितनी भी भारतीय भाषाएं, जापानी भाषाएं हो गई, काकेशस भाषाएं हो गई, कई तरह की जो भाषाएं हैं, अरबी भी हो गई क्योंकि ये भारतीय भारोपीय स्वरूप है। यूरोप की कई सारी, लैटिन हो गई, ग्रीक हो गई, वो भी भारोपी में के अंतर्गत शामिल होती हैं। जर्मन हो गई, वो भी भारोपी के अंतर्गत शामिल होती, तो कई सारी भाषाएं कहीं ना कहीं समाहित होती। तो भाषाओं की संख्या अगर इन 18 परिवारों की बात करें, उनमें लगभग 3000 है। ये कोई मान्य संख्या नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट हमको 3000 नहीं मिलता, हम लगभग लगा कर चलते हैं, क्योंकि कई ऐसे राइटर्स हैं जो कहते हैं कि नहीं 2763 भाषाएं हैं। तो अब 2763 में हम इसको क्यों एग्जैक्ट, तो कोई ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि यही है, ना ये बता पा रहे हैं, तो हम लगभग 3000 मान लें। लेकिन लगभग 3000 में भी हम लगभग सभी भाषाएं नहीं जानते हैं। बहुत सारी भाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं, बहुत सारी विलुप्त होने की कगार पर हैं, संकट में हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हम कुछ ही भाषाओं का प्रयोग करते हैं। अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 भाषाएं ऐसी होंगी जिनका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। खासतौर से आप अंग्रेजी को ले लीजिए, मंडारिन को ले लीजिए, स्पेनिश को ले लीजिए, हिंदी को ले लीजिए, बांग्ला, तमिल, मराठी, ये कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। अन्यथा लगभग अधिकांश संख्या ऐसी है जो विलुप्त या विलुप्त होने की कगार वाली मानी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम भारत की भाषाओं की बात करें इसी स्थिति में, तो जितनी भी भारत की भाषाएं हैं वो भारोपीय परिवार है, सारी के सारे। भारोपीय का मतलब है भारत प्लस यूरोप। देखिए, ये खासतौर से जो भाषा विज्ञान का फिलोलॉजी का जो स्वरूप शुरू हुआ वो कहीं ना कहीं विलियम जोन्स के द्वारा प्रारंभ किया गया था 18वीं शताब्दी के लगभग अंत में। और विलियम जोन्स ही भाषा विज्ञान के वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृत वर्सेस दूसरी भाषाओं का अध्ययन किया, और यहीं से इस पूरे के पूरे क्रम का शुरू होता है।
तो इसीलिए जो उनके द्वारा निर्धारित सबसे पहला स्वरूप था वो था भारूपी भाषाएं, अर्थात भारत की संस्कृत और उससे निकली हुई कई भाषाएं या उसी परिवार के सदस्य की कई भाषाएं। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि संस्कृत से ही सभी निकली हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि तमिल संस्कृत से निकली है, तेलुगु संस्कृत से निकली है, कन्नड़ संस्कृत से निकली, लेकिन सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे का मिक्सचर है। बहुत सारी शब्दावली एक दूसरे में मिक्स हमको मिलती है, जो दिखाई भी पड़ती है, सुनाई भी पड़ती है, समझ में भी आते हैं, बहुत सारे शब्द हैं। लेकिन हम इसलिए इनको नहीं मान सकते हैं कि संस्कृत से ही तमिल और तेलुगु निकली हैं, क्योंकि इनके अपने खुद के साहित्य हैं और एक भाषा के दो तरह के साहित्य नहीं हो सकते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, एक भाषा के दो तरह के साहित्य नहीं हो सकते कि हिंदी का संस्कृत का साहित्य है और तमिल का साहित्य है, दोनों को अलग अलग होना ही स्वरूप, वास्तविक स्वरूप है भाषा का स्वतंत्रता का। तो ये स्थिति है। अगर हम भाषा में जन भाषाओं के क्रम की बात करें, भारूपीय भाषाओं में हम केवल हिंदी की अब बात करते हैं, बाकी की डिटेल में नहीं जाते हैं। तो भारत में जन भाषाओं के क्रम की बात करें तो सबसे प्राचीन जो स्वरूप है वो वैदिक संस्कृत का है, ध्यान रखिएगा, और उसके बाद फिर लौकिक संस्कृत का है। वेदों का निर्माण वैदिक संस्कृत से हुआ है, काफी कठिन है। बाद में जितने भी आपको स्मृतियां हैं, सूत्र ग्रंथ हैं या पुराण है, वो लौकिक संस्कृत में मिलेंगे। इसी का अगला चरण था जन भाषाओं में पाली, प्राकृत, ये सब एक तरह से ये तीनों जो हैं वो जन भाषाओं में शामिल थी। संस्कृत तो वैदिक ही है, उससे मतलब नहीं है। फिर और कई सारी भाषाएं बनती चली गई, ये अपभ्रंश होती चली गई। अपभ्रंश में सबसे स्वरूप सौरसेनी जो भाषा है वो सबसे प्रसिद्ध भाषाओं अपभ्रंश भाषा समूह है सौरसेनी। अपभ्रंश का मतलब है कई सारी भाषाएं मिलकर, और इसी सौरसेनी का जो स्वरूप है वो है प्राचीन अपभ्रंश, मध्यकालीन अपभ्रंश और आधुनिक अपभ्रंश। आधुनिक का स्वरूप ही सबसे प्रमुख है, वो है हिंदी, ये ध्यान रखिएगा। तो क्रम में देखें, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश के सौरसेनी स्वरूप, प्राचीन अपभ्रंश, मध्यकालीन अपभ्रंश और आधुनिक अपभ्रंश, और सौरसेनी से हिंदी। यही ध्यान रखिएगा। कभी कभी यही सीधे प्रश्न बन जाता है कि हिंदी का प्राचीनतम स्वरूप क्या है, हिंदी किससे निकली हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई भाषा है हिंदी, ये ध्यान रखिएगा। वास्तव में डायरेक्ट वो वैदिक संस्कृत से नहीं निकली है कि लौकिक संस्कृत से निकली हुई, वो विकास क्रम में आगे बढ़ते हुए सौरसेनी से हिंदी बनी है, ये ध्यान रखिए। अब आते हैं प्रमुख रूप से हिंदी में ही सीधे आ जाते हैं कि हिंदी भाषा क्या है। हिंदी के इतिहास की बात करें तो ध्यान रखिएगा, संस्कृत तो विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से है ही, और उसकी अगर उत्तराधिकारी की बात करें कि संस्कृत की उत्तराधिकारी कौन सी भाषा है, तो फिर संस्कृत की उत्तराधिकारी हमारी हिंदी भाषा है। ये ध्यान रखिएगा, हिंदी जो है वो संस्कृत की उत्तराधिकारी, सबसे बेहतरीन उत्तराधिकारी सिद्ध हुई है, ये ध्यान रखिए। अगर और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसका जो विकास है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, डायरेक्ट संस्कृत से नहीं है। और आज ये दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी विकसित भाषा समूह है हिंदी भाषा का समूह है पूरा का पूरा। अरबों की संख्या में इसमें शब्द हैं, और ये एक ऐसी भाषा है क्योंकि भाषा बिल्कुल नदी के प्रवाह की तरह होती है जो निरंतर बहती रहनी चाहिए, मतलब हमेशा पिछला जल हमेशा आगे बहकर चला जाना चाहिए और पीछे नया जल आते रहना चाहिए। क्योंकि अगर भाषा एक जगह रुक गई तो वह विलुप्त की कगार पर चली जाएगी और समाप्त हो जाएगी। और हिंदी एक बहती हुई नदी की तरह है। आज हिंदी का विकास बहुत ज्यादा तेज होता चला जा रहा है। जो क्रम में अगर देखें, दुनिया में सबसे ज्यादा कोई भाषा बोलने वाले लोग हैं तो मंडारिन हैं, अर्थात चीनी भाषा बोलने वाले। दूसरे स्थान पर आपके अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, और तीसरे स्थान पर हिंदी भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो इसका मतलब है दुनिया में की एक बहुत ही सशक्त भाषा ये बन चुकी है, ये भी स्थिति है। अगर हम हिंदी शब्द की बात करें कि ये हिंदी शब्द कहाँ से आया, तो सबसे पहली बात तो ध्यान रखिएगा, ये हिंदी का शब्द नहीं है खुद में। ये हिंदी जो है वो फारसी का शब्द है।
हिंदी जो शब्द है वो फारसी का शब्द है, हिंदी हिंदी का शब्द नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। वैसे तो हिंदी के प्राचीनतम कवियों में से हमें मिलते हैं चंद्रवरदाई, जो आधुनिक स्थिति है सौरसेनी के बाद 10वीं शताब्दी में देवनागरी में लिखने के बाद, तो हमको सबसे प्रसिद्ध कवि चंद्रवरदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रासो का निर्माण किया या लिखा, तो वो हिंदी का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। लेकिन जो हम आजकल बोलते हैं, जो आधुनिक स्वरूप है, वो काफी बाद में शुरू हुआ। 13वीं शताब्दी में एक कवि हैं फारसी भाषा के, औफी, ध्यान रखिएगा। 13वीं शताब्दी में औफी जो हैं, उन्होंने हिंदी को हिंदवी पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया है। हिंदवी जो है वो इस शब्द का प्रयोग पहली बार औफी ने किया है। लेकिन वो अलग बात है कि अमीर खुसरो जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का कवि है, तोतिया हिंद कहलाता है, उसके द्वारा हिंदी के विकास में अपना सबसे अधिक योगदान दिया गया और सबसे ज्यादा उस दौर में संपन्न बनाया गया। उन्होंने वो रास्ते खोले हिंदवी के लिए जहां से फारसी के शब्द, अरबी के शब्द, और उसके बाद उन्होंने जो निर्मित किया उर्दू, तो उर्दू के शब्द बड़ी मात्रा में प्रवेश किया। अर्थात हिंदी के दरवाजे अन्य भाषा की शब्दावली के लिए बड़ी तेजी से आ गए। जैसे भविष्य में फिर पुर्तगाली शामिल हुई, स्पेनिश शब्द आ गए, फ्रेंच शब्द आ गए, इसके साथ ही कई ऐसे शब्द जो दूसरे देशों के हैं, जापानी वगैरह। इंग्लिश के शब्द बहुत बड़ी मात्रा में आ गए। हम मोबाइल को मोबाइल ही बोलते हैं, कंप्यूटर को कंप्यूटर ही बोलते हैं, हम रेल को रेल ही बोलते हैं, हम बेफिजूल जैसा शब्द प्रयोग करते हैं, बेकार जैसा शब्द प्रयोग करते हैं, नामंजूर जैसा शब्द करते हैं, गलती जैसा शब्द प्रयोग करते हैं। तो ये शब्द जो हैं वो दूसरी भाषाओं के शब्द हैं, हिंदी के अपने शब्द नहीं है। लेकिन ये सब हिंदी से ऐसे जुड़ चुके हैं जो कहीं ना कहीं हिंदी का ही भाग बन चुके हैं, और हिंदी को इन्होंने और ज्यादा संपन्न कर दिया। तो वही नदी का है और ट्रिब्यूटरी उससे मिलती चली जा रही हैं, जो उसकी सहायक नदियां हैं वो उसमें मिलती चली जा रही, और हिंदी को और ज्यादा संपन्न बनाती चली जा रही। मलिक मोहम्मद जायसी ने भी हिंदवी ही शब्द का प्रयोग किया है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जब हम 17वीं शताब्दी तक में देखते हैं, 17वीं शताब्दी में हिंदवी के साथ हिंदी शब्द भी प्रयोग होना शुरू हो गया है। 18वीं शताब्दी में जब भारत में अंग्रेज आ चुके थे, तो उन्होंने इसके लिए हिंदुस्तानी भाषा का ये शब्द प्रयोग करना शुरू किया। लेकिन हिंदी शब्द बहुत तेजी से बढ़ चुका था, हिंदवी भी समाप्त हो चुका था, हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किसी ने ज्यादा किया नहीं और वो अपने आप समाप्त हो गए। हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे ज्यादा किया गया और आज भी यही शब्द अब बना हुआ है और निरंतर बना हुआ है और बना रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये क्रम है, अगर हम इस स्थिति में देखें तो ध्यान रखिएगा। और बाकी ये हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, ध्यान रखिएगा। हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा है, हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज है, ये राजभाषा है जिसके माध्यम से हमारे शासन और प्रशासन के सारे कार्य होते हैं। आर्टिकल 343 जो है हमारे संविधान का, वो इसको राजभाषा बनाता है और इसकी सहायक भाषा अंग्रेजी को बनाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ राष्ट्रभाषा कोई भाषा नहीं है। हिंदी को आप राष्ट्रभाषा नहीं लिख सकते हैं, इसको लेकर कई सारे विवाद अपने हैं। हिंदी जो है वो एक राजभाषा के रूप में स्थापित है, इसको हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हमेशा बरकरार रहेगा। और इसको 14 सितंबर, हिंदी को हिंदी में ही लिखा जाए, 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा घोषित किया गया था। इसीलिए 14 सितंबर जो है वो भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। भारत में हिंदी दिवस के रूप में ये 14 सितंबर इसीलिए मनाया जाता है, ये सबसे प्रमुख तारीख हमेशा याद रखिएगा। तो भाषा ये हिंदी का स्वरूप है। अगर हम हिंदी के क्रम में और आगे बढ़ें तो हिंदी तो भाषाओं का अपने आप में एक समूह है, ऐसा तो है नहीं कि हिंदी अकेली कोई स्थिति हो, हिंदी तो बाकायदा समूह लेकर चल रही है। तो हिंदी भाषा का समूह अगर हम देखें तो हिंदी भाषा परिवार में हिंदी भाषा परिवार, तो इसमें 5 क्षेत्र हैं, ध्यान रखिएगा। हिंदी भाषा परिवार में एक क्षेत्र नहीं 5 क्षेत्र हैं। 5 क्षेत्रों में सबसे पहला है पूर्वी
क्षेत्र, पूर्वी हिंदी का क्षेत्र जिसे कहें, या हम इसी को अर्ध मागधी भी बोल सकते हैं। अर्ध मागधी में आने वाली हैं जैसे बघेली है, अवधी है और छत्तीसगढ़ी है। दूसरा परिवार है पश्चिमी हिंदी का परिवार, हिंदी का क्षेत्र, और पश्चिमी हिंदी के क्षेत्र को, इसी को हम सौरसेनी भी कहते हैं। सौरसेनी परिवार मुख्य रूप से यही है पश्चिमी हिंदी का। इसमें कई सारी हैं। ब्रज में बोले जाने वाली ब्रज की भाषा, खड़ी बोली खासतौर से मेरठ या उसके आसपास में, इसी को कौरवी भी बोलते हैं। बांगड़ू दिल्ली के आसपास बोले जाने वाली, कन्नौजी कानपुर के आसपास बोली जाने वाली, बुंदेली बुंदेलखंड के आसपास बोली जाने वाली ये। इसी तरह सौरसेनी का अलग है राजस्थानी स्वरूप, ध्यान रखिएगा, सौरसेनी राजस्थानी इसी को हम कह सकते हैं, सौरसेनी राजस्थानी, इसका वास्तविक स्वरूप ये है। इसमें आपको मिलेंगी मारवाड़ी, जयपुरी, मालावी और मेवाती, ये प्रमुख रूप से है। इसी तरह जो इसका चौथा स्वरूप है वो खस पहाड़ी क्षेत्र का स्वरूप है। खस पहाड़ी में आपकी गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली, ये प्रमुख रूप से खस पहाड़ी का क्षेत्र आता है, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे प्रमुख रूप से एक और है जो इसका पांचवा क्षेत्र है जिसे कहा जाता है मागधी बिहारी। बिहार में खासतौर से बोली जाने वाली मागधी बिहारी में, मागधी बिहारी में आपकी भोजपुरी है, मागधी तो है ही है, मागधी नहीं मैगही या मगही हम इसे कहें, और मैथिली। ये पांच प्रमुख रूप से जो भाषाओं का स्वरूप है वो ध्यान रखिएगा। तो हिंदी भाषा की अपनी ये पांच क्षेत्र हैं। पूर्वी क्षेत्र अर्धमागधी का बघेली का तो अस्तित्व अब खत्म हो गया है। बघेलखंड का जो क्षेत्र था खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश का, गोरखपुर और उसके आसपास का, लेकिन अब इसका अस्तित्व खत्म हो गया। अवधी ही यहाँ पर भी चलती है। अवधी तो लखनऊ कानपुर का जो क्षेत्र, अवध का क्षेत्र, छत्तीसगढ़ी झारखंड छत्तीसगढ़ में, ब्रज मथुरा के आसपास जो क्षेत्र है ब्रज का क्षेत्र, खड़ी बोली कौरवी मेरठ सहारनपुर ये जो बोली जाने वाली भाषा है, बांगरू दिल्ली की जो अपनी खड़ी बोली है दिल्ली के क्षेत्र में, ये ध्यान रखें। कन्नौजी कानपुर और कन्नौज के आसपास इलाहाबाद तक का जो क्षेत्र, बुंदेलखंड के आसपास, मागधी बिहारी भोजपुरी बड़ी प्रसिद्ध है और इसको तो मांग हो रही कि संविधान की 8वीं सूची में, अनुसूची में इसको भी शामिल कर दिया जाए। मगही ध्यान रखिएगा, खासतौर से पूर्वी बिहार का जो क्षेत्र है। मैथिली जो नेपाल से लगा हुआ जो इतना भी क्षेत्र है उन क्षेत्रों में। मारवाड़ी दक्षिणी राजस्थान का जो क्षेत्र है ये राजस्थानी में। जयपुरी जयपुर के आसपास। मालावी मालवा का पठार का जितना क्षेत्र आता है पूर्वी और उत्तरी राजस्थान का जो क्षेत्र। मेवाती मेवात के आसपास जो है पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र, सॉरी पूर्वी उत्तर प्रदेश नहीं राजस्थान का क्षेत्र। या ये जो खस पहाड़ी है गढ़वाल का क्षेत्र जितना भी हमारा उत्तराखंड या इस तरह का, कुमाऊं का जो क्षेत्र है जो हिमाचल प्रदेश इत्यादि के आसपास, नेपाली जो नेपाल का जो क्षेत्र है, तो ये हिंदी का अपना पूरा का पूरा परिवार है और ये सब उसकी बोलियां हैं। ध्यान रखिएगा, भाषा और बोली में ये अंतर है कि भाषा जो है वो समृद्ध होती है, वैज्ञानिक होती है, उसकी सहजता होती है, उसकी सरलता होती है और सबसे बड़ी चीज उसका जो क्षेत्र होता है, उसका जो बोलने वाले लोग होते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा अधिक होती है।
और बोली जो होती हैं उनका क्षेत्र बहुत सीमित होता है, बहुत थोड़ा सा होता है, उसके बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती है और इनमें साहित्य का निर्माण नहीं होता है। बहुत ही अपवाद है किसी में साहित्य का, अपना स्थानीय साहित्य है लेकिन प्रचलित साहित्य नहीं है। लेकिन भाषा का अपना एक साहित्यिक स्वरूप होता है जो वैज्ञानिक आधार उसको कहीं ना कहीं प्रदान करता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये समृद्ध ध्वनियां होती हैं भाषा, ये सब बोलियां हैं, इनमें भी साहित्य है ऐसा नहीं, लेकिन बड़ा स्थानीय प्रकार का साहित्य है, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रकार का साहित्य नहीं। लेकिन सब फिर उसको सबको ही हिंदी ही कह दिया जाता है। जैसे बुंदेलखंड में आप आधा सुनते हैं, वो ज्यादातर बुंदेली में है जितने भी हैं, लेकिन ज्यादातर हम आला सुनते हो या सहरा सुनते हो, वो सब हम ये देखते हैं कि वो सब हिंदी में ही कह दिए जाते हैं। अवधि है तो रामचरितमानस जैसे अवधि भाषा में लिखा हुआ है, तो अवधि में हम जब उसको बड़ा औपचारिक ढंग से पढ़ते हैं, पढ़ाई में पढ़ते हैं, तो हम मानते हैं कि अवधि में, अन्यथा हम ये कह देते हैं हिंदी का रामचरितमानस। तो ये सब ऐसी ही हैं, जितनी भोजपुरी की स्थिति हो, ये सब ऐसी ही बोलियां हैं एक प्रकार की, जिनका क्षेत्र सीमित है, लेकिन ये सब अंग बनती हैं, या हम ये कहें कि हिंदी शरीर है और ये सब उसके अंग हैं। ठीक है मित्रों, तो ये था आपका हिंदी का परिचय पूरा का पूरा। अगली क्लास से हम लोग वर्णमाला पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी हमारे परीक्षाओं के लिए, जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं या अन्य परीक्षा उनके लिए महत्वपूर्ण चीजें, चाहे विलोम शब्द हो, पर्यायवाची हो, तत्सम तद्भव हो, या मुहावरे हो, लोकोक्तियां हो, उन सभी को हम लोग क्रमशः पढ़ते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।